हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैम। स्टूडेंट, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एरर, जो आप लोग का यूनिट फर्स्ट में जो आप लोग का टॉपिक है एरर, ये इसमें हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ एरर, एरर के कौन कौन से सोर्स होते हैं, टाइप ऑफ एरर, उसके बाद मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, मतलब एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे ताकि एरर ना हो, और आगे देखेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन देखेंगे, और लास्ट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो ये सब हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का यूनिट फर्स्ट से लिया गया है, जो आप लोग का टॉपिक है एरर। तो स्टार्ट करते हैं। तो एरर टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एरर जो होता है ये डिफरेंस है टू वैल्यू के बीच, जो दो वैल्यू होते हैं उसके बीच ये डिफरेंस होते हैं। तो वैल्यू जो दो होते हैं, एक मेजरमेंट वैल्यू होगा और एक ट्रू वैल्यू होगा, एक मेजर्ड वैल्यू होंगे, एक ट्रू वैल्यू होंगे। ये दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेज होंगे वही यहाँ पे एरर कहलाता है। तो जो ट्रू वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, और जो मेजरमेंट वैल्यू जो होगा वो उसके आसपास होगा। तो जो डिफरेंसेज आएगी वो एरर कहलाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और ट्रू वैल्यू जो होगा उससे हम लोग इसका माइनस करते हैं। तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अगर मान के चलते हैं जो ट्रू वैल्यू जो है वो 3 mg है, कोई अगर सब्सटेंस अगर हम वेट कर रहे हैं तो उसका जो ट्रू वैल्यू है वो 3 mg है। अगर वो मेजर्ड किया जाता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 2.9 आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेज है 0.1 का, वही इसका एरर कहलाएगा। तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को एरर बोलेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ एरर, एरर का क्या क्या सोर्स होते हैं। तो एरर के जो सोर्स होगा इसमें जो पहला सोर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर कोई एरर कॉज होता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट एरर कहा जाता है। तो ये एरर क्यों होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ है, इम्प्रॉपरली हो रहा है, या वो फॉल्टी है, तो वहां पे एरर कॉज हो जाएगा, क्योंकि वो सही से रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर होंगे उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इनकरेक्ट बैलेंस कैलिब्रेशन, जैसे मान लेते हैं कोई अगर सब्सटेंस को हम वेट कर रहे हैं, क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो अगर वो बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं है, अगर बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो बैलेंस जो होते हैं वो प्रतिदिन पर डे उसका कैलिब्रेशन शो ऑफ होता है, कैलिब्रेशन किया जाता है, ताकि जो टेस्टिंग का जो परफॉर्मेंस होगा वो एक्यूरेट होगा और सही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन अगर नहीं हो रहा है बैलेंस का, तो वहां पे एरर होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट जो है फॉल्टी ब्यूरेट और पिपेट। अगर ब्यूरेट और पिपेट अगर सही नहीं है, उसका मेजर्ड वैल्यू सही नहीं है, तो वहां पर भी एरर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वहां पे कुछ डिफरेंसेस आ जाएगी। नेक्स्ट जो है इम्प्रॉपर स्पेक्ट्रोमीटर कैलिब्रेशन। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ है, उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं किया गया है, तो जो रिजल्ट हमको आएगी, जो रीडिंग जो आएगा वो रीडिंग डिफरेंट आएगी, जिससे क्या होगा जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंसेज आएगी। तो यहाँ पे एरर इसके कारण हुआ, तो यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगा। तो चलिए, अब ये जो एरर हो रही है इंस्ट्रूमेंट के कारण, तो इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे ताकि एरर नहीं हो। तो मेथड जो है मिनिमाइजेशन का, एरर मिनिमाइजेशन का जो मेथड यहाँ पर हम देखेंगे, पहला जो मेथड है रेगुलर कैलिब्रेशन। तो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो
उस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग कैलिब्रेशन पर डे करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका जो कैलिब्रेशन होगा वो पर डे होता है, किसी का वीकली होता है और किसी का मंथली होता है, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर कैलिब्रेशन अगर परफॉर्म करेंगे सही तरह से, रेगुलर कैलिब्रेशन करेंगे, जो उसका एसओपी कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, जिससे रिजल्ट जो होगा वो सही से आएगा। चलिए जो नेक्स्ट है प्रॉपर मेंटेनेंस, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरह से होना चाहिए। मतलब जो मेंटेनेंस जो होगा यानी उसका क्लीनिंग भी सही से होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उसको प्रॉपर वे से हम मेंटेन करेंगे। और थर्ड जो है, हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी का है उसका हम लोग यूज करेंगे, जिससे एरर होने की कम संभावनाएं होती है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये कॉज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड जो इसका है पर्सनल एरर, या इसी को ह्यूमन एरर भी बोलते हैं। तो पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर जो होगा यहाँ इसी बात से क्लियर होता है, मतलब ये एरर ह्यूमन के द्वारा क्रिएट होगा। मतलब जो भी वहाँ पे केमिस्ट, मान लेते हैं कोई लेबोरेटरी है और वहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म होता है, तो वहाँ पे जो केमिस्ट होंगे वो सही से उस जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, यानी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये एरर जो होता है ड्यू टू केयरलेसनेस, मतलब केयरलेसनेस से भी ये एरर कॉज होता है, या लैक ऑफ स्किल, मतलब जो भी वहाँ पे केमिस्ट है उसका जो स्किल है वो कम है, मतलब वो जो टेस्ट जो कर रहे हैं वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, एरर यहाँ पे कॉज हो जाएगा। मतलब जो ट्रू वैल्यू होगा वो इसका जो मेजरमेंट वैल्यू आएगा वो उसके आसपास नहीं रहेगी, तो वो क्या आ जाएगा, वो एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं या वॉल्यूमेट्री फ्लास्क होते हैं, इसका जो मिनिस्कस होता है, मेजरिंग सिलेंडर का जो मिनिस्कस वैल्यू होता है, अपर मिनिस्कस और लोअर मिनिस्कस, अगर उस मिनिस्कस का रीडिंग जो भी हम सैंपल ले रहे हैं तो उस मिनिस्कस से सही से उसका रीडिंग नहीं ले रहे हैं उस सैंपल का, तो यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एरर बोलते हैं, जो मिनिस्कस के द्वारा क्रिएट होगा। मतलब एक्यूरेट अगर मेजर नहीं करेंगे, जो मिनिस्कस का जो मिनिस्कस जो यहाँ पे क्रिएट होता है, अपर मिनिस्कस और लोअर मिनिस्कस, अगर कोई भी लिक्विड अगर मेजर कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर में, तो दो यहाँ पे लेयर बनता है, अपर और लोअर। तो अपर को अपर मिनिस्कस बोलते हैं, लोअर को लोअर मिनिस्कस बोलते हैं। तो अगर इसका एग्जैक्ट हम लोग रीडिंग नहीं करेंगे तो वहां पे एरर कॉज हो जाएगा, तो उसको हम लोग पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं तो जो एंड पॉइंट आती है उसको हम लोग सही से डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो वहां पर भी एरर कॉज हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है, जो ऑब्जर्वेशन आता है, जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो फाइंड आउट होगा, उसको सही से हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वहां पे वो भी एरर हो जाएगा। कुछ समय ऐसा होता है कि टेस्टिंग कर लिए और जो रिजल्ट जो रीडिंग आया इंस्ट्रूमेंट में, वो रीडिंग सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया कॉपी में, तो वहां पे जो कैलकुलेशन होगा वहां पे वो एरर कॉज कर देगा। तो ये ह्यूमन एरर बोलते हैं, मतलब मानव के द्वारा क्रिएट किया हुआ एरर। तो ये हुआ क्यों, ड्यू टू केयरलेसनेस और लैक ऑफ स्किल से भी ये हो सकता है। मतलब जो वहाँ पे जो केमिस्ट लोग जो काम कर रहे हैं, या तो केयरलेसनेस की तरह काम कर रहे हैं, या तो उसमें लैक ऑफ स्किल है, तो यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगी। चलिए थर्ड देखते हैं, मेथड एरर। मेथड एरर में हम लोग देखते हैं जो भी टेस्टिंग का जो मेथड होते हैं, तो अगर वो मेथड सही से अगर फॉलो नहीं हो रहा है या वो मेथड स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहां पे एरर कॉज हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, मतलब जो एनालिटिकल मेथड जो होगा अगर उसका लिमिटेशन होता है तो यहाँ पे मेथड एरर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा तो भी यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगा, या साइड रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर भी एरर हो जाएगा, या इम्प्योर रिएजेंट का यूज कर लेगा तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर कॉज हो जाएगा। तो जो मेथड जो हो जाएगा, जो मेथड जो होते हैं वो वैलिडेटेड होना चाहिए, जिससे क्या होगा एरर नहीं आएगी। तो अगर वैलिडेटेड इनवैलिडेटेड मेथड का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे एरर होने का संभावनाएं ज्यादा होती है। तो चलिए इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो मेथड एरर को मिनिमाइज हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला जो है हम लोग यूज करेंगे वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड। जो भी मेथड जो हम यूज करेंगे टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए वो वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि एरर नहीं हो। अगर वैलिडेटेड अगर मेथड यूज नहीं करते हैं तो एरर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है जब भी हम यूज करेंगे तो AR ग्रेड का केमिकल यूज करेंगे, मतलब एनालिटिकल रिएजेंट यूज करेंगे। तो AR ग्रेड का जो केमिकल होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और प्योर होते हैं। तो अगर इस केमिकल का यूज करते हैं AR ग्रेड का तो यहाँ पे एरर होने की संभावना कम होती है। और जो थर्ड है हम लोग जब भी टेस्टिंग करेंगे तो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो यहाँ पे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और वो भी स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है, जिससे क्या होगा एरर मिनिमाइज होगा, एरर नहीं आएगा। पर्सनल एरर जो है यानी ह्यूमन एरर उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो इसका भी तीन मेथड है, तीन मेथड से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ह्यूमन एरर को। प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी वहाँ पे केमिस्ट लोग काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहे हैं उस लैब में, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि एरर मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट जो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी रीडिंग आ रहा है तो उसको केयरफुल देखेंगे और उसको केयरफुल नोट आउट करेंगे, जिससे क्या होगा जब भी कैलकुलेशन करेंगे, जब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे एरर आने की संभावना कम होगी। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट इसमें रिपीट मेजरमेंट। तो अगर कहीं भी अगर लगे कि यहाँ पर दिक्कत हुई है तो उसको फिर से टेस्टिंग करनी है, जिससे क्या होगा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, जिससे एरर क्या होंगे मिनिमाइज होगा। मतलब जो रीडिंग लेंगे वो रिपीट कर देंगे, अगर सही से रीडिंग नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके और उसको हम एवरेज भी निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा एरर जो होगा वो मिनिमाइज होते हैं। तो रिपीट मेजरमेंट। चलिए डी जो पार्ट है इन्वायरमेंटल एरर, तो यहाँ पर एरर का जो डी पार्ट है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में क्या होगा, नाम से क्लियर है, मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर आएंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जो एरर क्रिएट होगा उसको इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन, अगर ये सब फैक्टर है, कहीं भी अगर लेबोरेटरी है, लैब है, तो वहां पे जो रीडिंग आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, जिससे क्या होगा वहां पे एरर कॉज होगा। तो अगर एरर एनवायरमेंटल फैक्टर कारण हुआ तो उसको एनवायरमेंटल एरर बोलेंगे। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो मिनिमाइज यहाँ पे तीन तरह से करेंगे। पहला जो है लेबोरेटरी कंडीशन को क्या करेंगे, कंट्रोल्ड करेंगे, मतलब जो लेबोरेटरी जहाँ पे होगा उसको हम लोग कंट्रोल्ड करेंगे, मतलब उसका जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट होगा वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन होनी चाहिए, जो एसओपी कहता है। तो एसओपी अकॉर्डिंग जो लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, न ज्यादा न कम, जिससे क्या होगा रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट आएगा। तो कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। नेक्स्ट जो है क्लीन लेबोरेटरी, मतलब जो लेबोरेटरी जो होगा वो साफ सुथरा होनी चाहिए, मतलब वहां पे डस्ट
नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर डस्ट होगा तो फिर टेस्टिंग यहाँ पे फेल होने की चांस रहता है, जिससे एरर कॉज होगा। तो लेबोरेटरी क्लीन होनी चाहिए, नेट एंड क्लीन होना चाहिए। और जो थर्ड जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब जो भी लैब है उस लैब के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो वेल मेंटेन होनी चाहिए, जो एसओपी कहता है। तो जिससे क्या होगा, एरर जो होंगे वो मिनिमाइज होगा। और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जहाँ पे हम अगर किसी सब्सटेंस को वेट करते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, बैलेंस जो होते हैं या एनालिटिकल बैलेंस जो होगा वो वाइब्रेशनल स्पेस पे नहीं होनी चाहिए। अगर वाइब्रेशनल स्पेस पे होगा तो फिर रिजल्ट वेरी करेगा, सही से वो रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो जो मेजर्ड जो स्पेस होगा, बैलेंस जहाँ पर रखा रहेगा वो स्पेस वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी एक फैक्टर है जो एनवायरनमेंट के अंदर आती है। तो तीन तरह से हम लोग मिनिमाइज करते हैं एनवायरमेंटल एरर को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एरर का टाइप्स देख लेते हैं। एरर का जो टाइप्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है सिस्टमैटिक एरर, सेकंड हो गया रैंडम एरर, और थर्ड हो गया ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है इसको डिटरमिनेट एरर भी बोला जाता है। सिस्टमैटिक एरर को डिटरमिनेट एरर बोला जाता है, रैंडम एरर को इनडिटरमिनेट एरर बोला जाता है, और ग्रॉस एरर को ब्लंडर एरर बोला जाता है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर जो होता है ये क्या होता है, ये सेम डायरेक्शन में होगी और रिप्रोड्यूसिबल होंगे। तो इसका थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका। पहला जो करेक्टर है ये प्रिडिक्टेबल होता है। पहला जिसका करेक्टर हो गया सिस्टमेटिक या डिटर्मिनेंट एरर का, ये प्रिडिक्टेबल होगा। नेक्स्ट जो है इसको हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये करेक्टेबल है और डिटेक्टेबल भी है। तो इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट इसका जो करेक्टर है ये इफेक्ट करेगी एक्यूरेसी को। जो एक्यूरेसी जो होता है जो आगे हम देखेंगे उसको ये इफेक्ट करेगी सिस्टमेटिक एरर। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर जो होता है ये सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल होगा। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो रिएजेंट जो हम लेंगे, रिएजेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। तो ये सिस्टमेटिक एरर है। सेकेंड जो है वो रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर। ये जो एरर कॉज होता है ये अनकंट्रोल्ड फैक्टर के कारण कॉज होता है। जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर होता है या अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो होगा उसके कारण जो एरर कॉज होगा उसको रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। तो इसका थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं। ये जो होता है ये पॉजिटिव में भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसका जो पहला करेक्टर है ये पॉजिटिव वे में भी होगा और नेगेटिव वे में होगा। और जो सेकंड है इसको हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये जो एरर कॉज होगा इस एरर को हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यानी हम सिस्टमेटिक एरर में देखे थे, सिस्टमेटिक एरर में देखे थे इसको हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर है इसको हम लोग कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी ही। और ये इसका जो थर्ड पॉइंट है ये प्रिसीजन को इफेक्ट करता है। जो प्रिसीजन जो होता है उसको ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है स्लाइट वेरिएशन इन रीडिंग। मतलब जो रीडिंग जो होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे, स्लाइटली वेरिएशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्मॉल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। मतलब लेबोरेटरी है तो उसमें अगर टेम्परेचर का अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो वहां पे जो एरर कॉज होगा वो रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर कहलाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोग का रैंडम या इनडिटर्मिनेट एरर का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड जो टाइप है ग्रॉस एरर, इसको ब्लंडर बोलते हैं। ये ब्लंडर एरर कहलाएगा। तो ये एरर जो होते हैं ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, जो केमिस्ट लोग जो काम करेंगे उसके कारण, उनके मिस्टेक के कारण जो एरर कॉज होगा वो ब्लंडर एरर कहलाता है।
तो इसका एग्जाम्पल जो होगा रॉन्ग कैलकुलेशन, अगर टेस्टिंग परफॉर्म किए, रीडिंग लिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अगर उसका कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाया तो जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट आएगी ट्रू वैल्यू से। तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन कारण ये एरर यहाँ पे कॉज हो गया, तो ये ब्लंडर होता है। नेक्स्ट जो है इनकरेक्ट डाइल्यूशन, अगर मान लेते हैं कोई डाइल्यूशन बना रहे हैं 1 ppm का या 2 ppm का या 5 ppm का या 10 ppm का, तो अगर वो ppm सही से सेट नहीं हो पाया है, सही से उसका डाइल्यूशन नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट जो आएगा इनकरेक्ट आएगा, तो वो ब्लंडर एरर के अंदर आएगी। मतलब उसका जो गैप जो होगा ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो लार्ज डिफरेंस होगा, आसपास भी नहीं रहेगा उसके, तो ये ब्लंडर कहलाता है। थर्ड जो हो गया, जो वैल्यू जो आएगी वो उसका जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो रॉन्ग अगर कर लेते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आता है अगर उसका रॉन्ग रिकॉर्डिंग अगर होता है तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, एरर कॉज हो जाएगा, तो ये ब्लंडर एरर के अंदर आती है। जिसका जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं होती है, तो ये ब्लंडर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है, अब ये एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे। हम इससे पहले जो एरर था उसको हम पार्ट बाय पार्ट देखे थे कि कैसे मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल सबको कैसे मिनिमाइज करेंगे, तो मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, तो पहली बात एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करेंगे वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसका कैलिब्रेशन रेगुलरली होना चाहिए, वेल कैलिब्रेटेड होना चाहिए। सेकेंड जो यहाँ पे पॉइंट है, जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम एसओपी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे, जो एसओपी में जो बताया गया हुआ है उसको फॉलो करके वो टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा इसको फॉलो करके हम वो टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जो इसमें थर्ड जो पॉइंट है, जो भी हम रिएजेंट यूज करेंगे वो AR ग्रेड का होना चाहिए। AR ग्रेड के रिएजेंट यूज करने से जो एरर होगा वो मिनिमाइज होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी हम टेस्ट करेंगे, जो भी सब्सटेंस का जब एनालिसिस करते हैं, कोई सैंपल का एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम लोग रिपीटेड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, जिससे क्या होगा, एरर जो होंगे वो मिनिमाइज होगी, एरर होने की कम संभावना होगा। और जो फिफ्थ पांचवा पॉइंट इसका है, जो भी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर जो कंडीशन होगा, एनवायरमेंटल जो कंडीशन होते हैं उसको हम प्रॉपर तरह से मेंटेन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, एरर होने की कम संभावनाएं होगी। और जो छठा पॉइंट है, यहाँ पे जो भी हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड का अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो जो मेजरिंग सिलेंडर होगा उसका जो अपर या लोअर मिनिस्कस जो होता है उसको हम लोग सही से रीड आउट करेंगे, तो वो उससे क्या होगा, एरर जो होंगे मिनिमाइज होगा, मतलब पैरेलैक्स एरर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, जिससे क्या होगा, एरर जो होंगे वो कम होंगे और एक्यूरेट वैल्यू वो एग्जैक्ट आएगा। तो ये जो सतमा जो इसमें जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन जो होगा वो तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आएगा उसको तुरंत हम रीड आउट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे सही तरह से कैलकुलेशन होगा और जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू वैल्यू के आसपास रहेगा। आठवां जो पॉइंट है, यहाँ पे जब भी यूज करेंगे तो वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, मतलब जो मेथड वैलिडेटेड है, जो मेथड IP में लिखा हुआ है, USP में लिखा हुआ है, BP में लिखा हुआ है, तो ये सब बुक है, इस बुक में जो मेथड लिखा हुआ है ये मेथड को फॉलो करके हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे एरर होने की संभावना कम रहेगी। चलिए 9th पॉइंट जो इसका है, जो भी एनालिस्ट होगा, जो भी केमिस्ट है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, समय समय पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एरर होने की संभावनाएं कम होगी। तो ये मेथड है मिनिमाइजिंग एरर का। एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 9th पॉइंट है, जिससे क्या है, यहाँ पे एरर जो होंगे वो मिनिमाइज होगा, एरर होने की संभावना कम होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा जो पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी जो होगा, जो मेजर्ड वैल्यू जो होता है वो क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के या एक्सेप्टेड वैल्यू के, तो वो एक्यूरेसी कहलाएगा।
मतलब जो हम वैल्यू मेजर करेंगे और जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आसपास होगा, तो ये एक्यूरेसी के अंदर आएगी। जैसे एग्जांपल में जो ट्रू वैल्यू जो है, मान के चलते हैं 100 mg, कोई सब्सटेंस को हम वेट कर रहे हैं, कोई सैंपल अगर वेट कर रहे हैं, तो अगर उसका ट्रू वैल्यू जो लेवल क्लेम में जो लिखा हुआ है 100 mg लिखा हुआ है, अगर उसको मेजर किए तो 99.9 mg आया या 100.1 mg आया, तो ये वेरिएशन है। ये क्या है? वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आया वो 0.1 mg का आया। तो 0.1 mg का वेरिएशन जो होते हैं ये एक्सेप्टेबल है। तो ये जो वैल्यू होगा ये एक्यूरेट के अंदर आएगी, तो ये हाईली एक्यूरेटेड वैल्यू है। तो आपका ये एक्यूरेसी कहलाता है। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू जो होगा वो ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू के आसपास होनी चाहिए, तो ये एक्यूरेसी के अंदर आ गया। चलिए छठा पॉइंट जो यहाँ पे है प्रिसीजन। जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, कोई भी सैंपल अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको जो रिपीटेड करते हैं, तो रिपीटेड जो वैल्यू आएगा वो क्लोज होगा इच अदर, एक दूसरे से, तो ये प्रिसीजन के अंदर आती है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए जो मेजरमेंट वैल्यू जो है, किसी भी सैंपल को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू जो आया वो 98.2 mg, सेकेंड वैल्यू जो आया 98.3 mg और जो थर्ड वैल्यू जो आया 98.2 mg। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 3 बार हम लोग यहाँ पे इसको मेजर किए हैं और 3 बार में ये जो वैल्यू आया वो डिफरेंट है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू का ये जो क्लोजनेस जो हमको दिख रहा है यही प्रिसीजन कहलाता है। तो ये जो हम लोग 3 बार जो इसको मेजर किए हैं और जो वैल्यू आया है वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 mg है, मेजर्ड किए 99.9 mg आया या 100.1 mg आ सकता है। तो ये यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 0.1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफरेंसेस कम है, यानी ये एक्सेप्टेबल है, हाईली एक्यूरेटेड है। और वही अगर यहाँ पे अगर मेजर करते हैं, प्रिसीजन में अगर देखते हैं तो 98.2, 98.3, 98.2, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से लार्ज गैप है। जो वैल्यू है यहाँ पे ये लार्ज गैप है, तो यहाँ पे जो होगा ये प्रिसीजन कहलाएगा। मतलब जो मेजर्ड जो वैल्यू होता है, जो रिपीटेड मेजर्ड वैल्यू होगा वो एक दूसरे से क्लोजन होगा, क्लोजेस्ट होगा, एक दूसरे से क्लोज होगा। और ये जो वैल्यू होता है ये ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दीज वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू जो है एक दूसरे क्या है? क्लोज है। और ये जो होते हैं हाईली प्रिसाइज होते हैं, और ये जो वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये प्रिसीजन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ये डिजिट होता है। जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं वो जो डिजिट जो आता है उस डिजिट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पे डिजिट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिजिट को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो इंक्लूड होगा सर्टेन डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स होता है कुछ, जो रूल्स आप लोग के सामने हैं। यहाँ पे 5 रूल्स देखेंगे कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करेंगे, जो डिजिट होती है वो कैसे उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे रूल्स है, अगर रिजल्ट आया, कोई वैल्यू अगर आया है, अगर उस वैल्यू में 0 1 भी नहीं है, तो वो जो वैल्यू जो होगा उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस वैल्यू का जितना डिजिट है उतना सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें क्या है? नन जीरो, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे क्या है? 246। तो यहाँ पे जो डिजिट है ये क्या है? 3 डिजिट है, 2 है, 4 है, 6 है। तो 3 डिजिट है, 0 1 भी नहीं है, नन जीरो है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड जो रूल्स है, अगर 0 अगर प्रेजेंट है नन जीरो डिजिट के बीच में, अगर 1 या 2 0 प्रेजेंट है नन जीरो डिजिट के बीच में,
तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो टोटल होगा। यानी एग्जांपल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2005, तो यहाँ पे दो क्या है, ये नन जीरो डिजिट है, दो यहाँ पे जीरो है, उसके बाद फिर 5 जो नन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये टोटल होगा। तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो ये इसका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा 4 होगा। तो ये सेकेंड रूल्स है। थर्ड रूल्स जो होगा, अगर लीडिंग में अगर जीरो है, अगर कोई वैल्यू आया, कोई मेजरमेंट वैल्यू आया, कोई मेजर्ड वैल्यू आया, तो उसमें जो लीडिंग जीरो है, ठीक है, उसमें जो लीडिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जो एग्जांपल है 0.0056, मतलब यहाँ जो है पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के पहले 1 जीरो, उसके बाद पॉइंट के बाद नन जीरो डिजिट है जो 5 6 है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो लीडिंग जो जीरो होता है उस जीरो को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे नन जीरो डिजिट जो होता है उसी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर नन जीरो डिजिट जो होते हैं वो 2 है, तो इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस एग्जाम्पल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे लीडिंग जीरो कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए चौथा जो रूल्स है, ट्रेलिंग जो होगा, ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो आफ्टर डिसिमल अगर होता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते हैं। से अगर बाद है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आती है, सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एग्जांपल में देख लेते हैं 12.300, तो यहाँ पे 12.300, यहाँ पे जो पॉइंट है डिसिमल है, तो डिसिमल के बाद ये 3 नन जीरो डिजिट है, उसके बाद ये जीरो 2 जीरो है, और डिसिमल से पहले 2 नन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे टोटल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो 5 डिजिट है, 2 डिजिट डिसिमल से पहले और 3 डिजिट डिसिमल के बाद। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए है। प्रथमा रूल देख लेते हैं, अगर ट्रेलिंग जीरो अगर है, अगर वो होल नंबर में है बिना डिसिमल के, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 1500, 1500, तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिसिमल नहीं है, यहाँ पे होल नंबर में क्या है, ट्रेलिंग जीरो है, 15 के बाद क्या है, 2 जीरो है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 2 होगी, यहाँ पे जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 और 5 को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो 2 होंगे। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस है। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा। इसके द्वारा क्या होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो जो भी रिजल्ट का जो रिपोर्टिंग होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है, फॉल्स जो प्रिसीजन होगा उसको क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है इसका, थर्ड जो इंपॉर्टेंस है सिग्निफिकेंट फिगर का, जो एनालिटिकल कैलकुलेशन होता है उसका रियलेबल को इंश्योर करते हैं। तो ये थर्ड आपका इंपॉर्टेंस हो गया सिग्निफिकेंट फिगर का। चौथा जो इंपॉर्टेंस है, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होता है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, कंसिस्टेंसी को, मतलब कंसिस्टेंसी को यहाँ पे मेंटेन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा। तो ये ओवरऑल ये एरर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आप लोग के सिलेबस में है। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये पहुंचे और सभी स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।